हमारा आज का लेक्चर जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में होगा कि बायोलॉजी में कौन कौन सी मेन ब्रांचेस शामिल हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है कि हम किसी भी जानदार को देखते हैं, उसकी जो सारी स्ट्रक्चर है, उसकी खदोखाल जो है वो कैसी है, वो ज़ाहरी तौर पे देखने में कैसा है। सारे इंसान इस दुनिया में देखने में एक जैसे हैं। इसी तरह से अगर हम किसी भी दूसरी स्पीशी की बात करें तो वो तमाम स्पीशी के जानदार देखने में एक जैसे होते हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होती है, उसमें कोई ख़ास डिफरेंसेस नहीं होते। इसी तरह से हर स्पीशी दूसरी स्पीशी से मॉर्फोलॉजी के लिहाज से चेंज होती है। जैसे अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करें जो हमें ज़ाहरी तौर पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनके अंदर ना हो, जैसा कि टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये सारी स्पीशीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिमिलर होने के बावजूद इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इनके स्किन पैटर्न्स जो हैं वो सबके एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एनाटमी होती है। एनाटमी जो है इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। कोई भी जानदार जो है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं और कैसी हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको शो किया जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स या उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनकी लोकेशंस क्या हैं और वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो देखने में कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम एनाटमी के अंदर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको और उसकी जो कंपोजिशन और लोकेशंस होती हैं इनको देखा जाता है। फोकस हमारा लोकेशंस और कंपोजिशंस के ऊपर होगा। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से ये स्टडी की जाती है। अगर हम हिस्टोलॉजी में लफ्ज़ माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से इनको स्टडी करते हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर नर्वस टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़ को दिखाया जा रहा है। तो डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं जब उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उनकी एक स्ट्रक्चर कैसी होती है और कौन कौन सी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं, ये सारी चीज़ें हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सेल बायोलॉजी आती है। सेल बायोलॉजी में किसी भी सेल के अंदर पाए जाने वाले तमाम जो ऑर्गेनेल्स हैं और उनके फंक्शंस, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और सेल का ओवरऑल क्या फंक्शन है और उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक सेल मौजूद है तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, हमारे पास न्यूक्लियोलस मौजूद है। तो सेल, कोई भी जो सेल हमारे पास मौजूद होगा उसका फंक्शन क्या है और उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों को सेल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा सेल का डिवाइड करना, जो सेल की डिवीजन है, ये भी सेल बायोलॉजी में ही स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी हमारे पास ऐसी क्लास है जिसमें हम फंक्शंस को देखते हैं। जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स की लोकेशंस और कंपोजिशन को एनाटमी में देखा था, अब अगर इनकी फंक्शनिंग को देखना पड़े तो वो फिजियोलॉजी होगी। फिजियोलॉजी में किसी भी चीज़ के फंक्शन करने का जो तरीक़ाकार होता है उसको स्टडी किया जाता है। जैसे कि हमारी आँख जो है उसकी लोकेशन और उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, उसको अगर हमने देखना चाहें तो वो हम एनाटमी में स्टडी करेंगे, लेकिन हमारी आँख कैसे काम करती है और हमें कैसे नज़र आता है उसकी मदद से, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में स्टडी की जाएंगी। इसी तरह से लिवर की लोकेशन और कंपोजिशन एनाटमी में देखी जाएगी, लेकिन हमारा लिवर काम कैसे कर रहा है ये हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास जेनेटिक्स आती है। जेनेटिक्स में तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं, उन क्वालिटीज़ को जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं या होने की काबिलियत रखती हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी चीज़ जो पास होती है वो स्पेसिफिक एक यूनिट के ज़रिए से होती है जिसको हम
जीन का नाम देते हैं। जीन की मदद से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसीलिए हम उनका रोल जो है वो देखते हैं इनहेरिटेंस में, कि किस तरीके से जीन्स जो हैं वो एक क्वालिटी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करवा देते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हम सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन से मिलते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारी मदर से आती हैं और बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे फादर से आती हैं। अपने पेरेंट्स के अलावा हम सबसे ज़्यादा अपने सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों से मिलते हैं। ये सारी जो चीज़ें हमारे अंदर एक तरह की ट्रेट्स मौजूद हैं, सिमिलर चीज़ें जो मौजूद हैं, ये जीन्स की वजह से हैं और इन सब की स्टडीज़ को जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। एम्ब्रियोलॉजी में हम जो डेवलपमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो कैसे एक नया इंडिविजुअल बना देता है जो उसके बाकी एडल्ट ऑर्गेनिजम्स की तरह नज़र आता है। जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट कुछ ही अरसे के बाद एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलती है, हत्ता कि जो जानदार होता है वो अपने जो दूसरे स्पीशी के एडल्ट जानदार हैं उनकी तरह की स्ट्रक्चर हासिल कर लेता है। तो ये सारी स्टडी हमारे पास जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली जो डेवलपमेंट होती है पूरे जानदार की, इसको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा जाता है। टेक्सोनॉमी, नाम रखने की जो साइंस होती है इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं और इसकी मदद से हम चीज़ों के नाम रखते हैं और नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि हम किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी से बच सकें और एक चीज़ का इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम हो, एक से ज़्यादा नाम ना हो। तो नाम जो है वो डिफरेंट नाम रखे जा सकते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, हमारे पास जो केसिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल केसिया फेस्टिवला, ये जो साइंटिफिक नेम रखा गया है, ये साइंटिफिक नेम जो रखने का तरीका कार है, इसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अच्छे तरीके से सारी जो हमारी स्पीशीज़ हैं उनको जान सकें और उनको एक क्लासिफिकेशन के ज़रिए से अलग कर सकें। पैलियोंटोलॉजी में हम जो एक्सटिंक्ट हो चुकी चीज़ें हैं उनके फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे डायनासोर का एक फॉसिल है और जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया में किसी भी इंसान ने डायनासोर को नहीं देखा, क्योंकि डायनासोर इंसान की पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से ख़त्म हो चुके थे, नापैद हो चुके थे। तो अब हमें कैसे पता है कि ये डायनासोर कभी मौजूद थे या उनके साइज़ेस क्या रहे होंगे? तो ये हमें उनकी जो फॉसिल्स की स्टडी है उससे पता चलता है। फॉसिल्स में एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि फॉसिल का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ बोन्स ही मिलेंगी या फिर कोई बाकियात मिलना ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास कोई इम्प्रेशन हमें मिलता है तो हम उसको भी फॉसिल में ही शुमार करते हैं। इम्प्रेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज़म है, डायनासोर है, वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद उसके ऊपर ज़मीन की मज़ीद लेयर्स आती चली जाएंगी और इसके ऊपर एक प्रेशर आएगा। उस प्रेशर आने की वजह से इसका इम्प्रेशन जो है वो छप जाएगा ज़मीन के ऊपर और वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ एक चट्टान की सूरत में बन जाएगी, रॉक बन जाएगी और एक हार्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगी। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होगा, वहाँ से अगर बोन ख़त्म भी हो जाए और वो इम्प्रेशन हमें मिले तो इसको भी हम फॉसिल में ही काउंट करेंगे। सो स्टडी ऑफ जो फॉसिल्स होती है, जो बाकियात हमारे पास बचती हैं किसी भी जानदार की, उनकी जो स्टडी होगी इसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं।